हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देखते ही कई बार बच्चे डर जाते हैं, या ऐसे बोलो इसमें इतने केसेस बन जाते हैं कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कब क्या करें। तो अगर इसको समझेंगे नहीं, कंसेप्ट से नहीं जाएंगे, तो इसमें ऐसा ही होने वाला है। तो आज मैं जितना भी केस बनेगा उसको एकदम इजीली कैसे समझ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो सब समझाने वाला हूँ। लेकिन इसमें एक ही दिन में तो होगा नहीं, इसमें बहुत सारे लेक्चर लगेंगे। तो पूरे लेक्चर को अगर एक बार आप समझ गए, पढ़ लिए, तो आयनिक इक्विलिब्रियम आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोलाइट समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लो, इसमें पानी भर दो। समझे? इसमें पानी फिल कर दो। अब इसमें कोई भी सब्सटेंस जो है, अपने पास कोई भी सब्सटेंस दिया हो उसको इस पानी में मिला दो। समझे? जैसे मान लो NaCl दिया है, उसको पानी में मिला दो। HCl दिया है, उसको पानी में मिला दो। ग्लूकोज दिया है C6H12O6, उसको मिला दो पानी में। यूरिया मान लो दिया है NH2CO NH2, यूरिया को पानी में मिला दो। जितने भी सब्सटेंस है उसको पानी में मिला दो। पानी अपना क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम में मोस्टली सॉल्वेंट ही आएगा, सॉल्वेंट जो होगा पानी ही होगा। इसलिए पानी हम लेके डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो यहाँ पे देखो, NaCl को पानी में मिलाएंगे, तो NaCl सॉलिड है। सबसे पहले क्या होगा, पानी में डिजॉल्व होगा, और डिजॉल्व होने के साथ NaCl आयंस में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। समझे? ऐसे ही HCl जो है, HCl डिजॉल्व होगा, मतलब घुल तो जाएगा, साथ ही साथ आयंस में टूट जाएगा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे जो ग्लूकोज है C6H12O6, या फिर यूरिया है, पानी में घुल तो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। पानी में घुलने का मतलब देखो, यूरिया का मान लो एक पार्टिकल है, यहाँ पे यूरिया ही ले लो, इसका एक पार्टिकल, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके क्या बना होगा, यूरिया। जो अपने को यूरिया का एक इतना बड़ा दाना दिखता है ना, उसमें ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे यूरिया मोलिक्यूल के। तो इसको पानी में जब मिलाएंगे तो ये पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। समझे? पानी के अंदर जाके सब पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, मीन्स यूरिया डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो यूरिया का एक मॉलिक्यूल है, NH2CO NH2, ये फर्दर टूटेगा नहीं। समझे? यूरिया का ये जो मॉलिक्यूल है वो फर्दर टूटेगा नहीं। सिमिलरली ग्लूकोज के केस में, ग्लूकोज के भी पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब घुल तो जाएगा लेकिन आयंस में नहीं टूटेगा। तो अपने पास दो कैटेगरी बन रहा है, जो भी कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस होंगे, उनका दो कैटेगरी बन रहा है। एक तो पानी में घुलेगा और घुलने के बाद आयंस में टूट जाएगा, और दूसरा कैटेगरी क्या है, पानी में घुलेगा लेकिन आयंस में नहीं टूटेगा। तो इसी के बेसिस पे अगर देखा जाए, तो जो आयंस में टूट गया वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जो आयंस में नहीं टूटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन कर सकते, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को बोल सकते हैं कि दो सब्सटेंस whose aqueous solution conduct electricity are called electrolytes। जिसको लिखना है लिख लेगा, समझे? नोट्स बना सकते हो, लिखूंगा नहीं ये सब बातें। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, जिसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। समझे? अब इलेक्ट्रोलाइट्स को देखा जाए तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप से। कैसे? देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे, उनको दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं।
एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, जो यूरिया वाला केस था, जिसमें घुल जा रहा है लेकिन, मतलब पानी में घुल जा रहा है लेकिन आयंस में नहीं टूट रहा है, उसको बोल देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोल देते हैं उसको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आएंगे और इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोला गया है? तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट हो, समझे? इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो या सॉल्ट हो, वो किस कैटेगरी में आने वाला है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कौन आने वाला है? वीक एसिड एंड वीक बेस। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आने वाला है? यूरिया, NH2CO, NH2, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये जो भी है, स्टार्च सब आ जाएगा इसमें। अल्कोहल हो गया, ROH। ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अपने को मेनली पढ़ना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इस चैप्टर में। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलेंगे? तो ऐसा ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसको पानी में मिलाए और पानी में जितना डिजॉल्व हुआ वो आयंस में टूट जाएगा। 100% वो आयंस में क्या होगा? टूट जाएगा। तो 100% आयंस में टूट गया, तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल होता है अल्फा। इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 1। समझे? क्यों, कैसे डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा। ये अल्फा जो है ना, बेसिक बेसिक जो मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा बेसिक आना चाहिए, तभी जाके आने की इक्विलिब्रियम समझ आएगा। तो जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक आता है उसको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो ये होता है डिसोसिएटेड मोल्स, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियली टेकन नंबर ऑफ मोल्स। टोटल इनिशियली टेकन नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमने बोला ही, जैसे मान लो NaCl का 1 मोल पानी में मिला है और 1 मोल टूट गया। पानी में घुला तो ठीक है, साथ ही साथ टूट भी गया। तो 1 मोल इनिशियली कितना मोल लिए थे? 1। और कितना मोल टूट गया? 1। तो अल्फा कितना आ गया? 1 आया कि नहीं? मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? 1 आने वाला है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है, अल्फा लेस देन 1 आने वाला है। लेकिन कुछ ना कुछ पार्टिकल टूटेंगे, तो जीरो तो नहीं आएगा। जीरो से ज्यादा आएगा लेकिन एक से कम आएगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में एक भी पार्टिकल्स आयन आयन में नहीं टूटेगा, तो अल्फा इजकल टू आने वाला है 0। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने को समझ आ गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में 1 आने वाला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में 0 से 1 के बीच में आने वाला है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू 0 आने वाला है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में मिलाएंगे तो 100% टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं वीक एसिड, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट होगा।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड का आइडिया अपने को होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन हो जाएगा भाई? तो देखो, HCl, HBr, HI। जो हाइड्रा एसिड होता है उसमें HF को छोड़ दो, HF हटा दो। इसके बाद जो HCl, HBr, HI है, वो सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर HClO4 बोले, पर क्लोरिक एसिड एसिड है। समझे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में ये सब आएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, सब के सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड ग्रुप में जो है, सेकेंड ग्रुप में स्टार्टिंग के तीन को छोड़ दो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसके बाद जो है वो हमेशा उसको क्या कंसिडर करना है? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ETC। और सॉल्ट, सॉल्ट तो सभी जानते होंगे, एसिड बेस से बना हुआ सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, सोडियम सल्फेट, AgCl, PbCl2। तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। देखो, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि AgCl, PbCl2 तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अरे भाई, इनसॉल्युबल है लेकिन हल्का सा तो घुलेगा, और हल्का सा अगर सॉल्ट घुलेगा तो जितना डिजॉल्व हुआ है उतना आयंस में 100% टूट जाएगा। तो ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जितना घुलेगा उतना आयंस में टूट जाएगा। समझे? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे चैप्टर में यही आने वाले हैं। समझे? जहां पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड दिख गया, स्ट्रॉन्ग बेस दिख गया, सॉल्ट दिख गया, उसको 100% आयंस में तोड़ देंगे। अब इसके बाद आओ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल हमने क्या देखा था? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल ने बोला था कि वीक एसिड और वीक बेस होंगे। तो जो वीक एसिड है, वो वीक एसिड क्या क्या हो सकता है? अगर वीक एसिड की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, सारे के सारे क्या हैं? वीक एसिड। जैसे अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव यहाँ पे ले लेंगे, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो बेंजोइक एसिड किसी ने ले लिया। समझे? तो जहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को दिख जाएगा, वो क्या है? वीक एसिड के कैटेगरी में आएगा। HF, ये वाला HF क्या है? वीक एसिड। ऐसे ही H3PO4, ये इक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, फिर भी ये किस कैटेगरी में आता है? वीक एसिड। ऐसे ही कार्बन का जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ये भी कैसा एसिड है? वीक एसिड। अगर कहीं नाइट्रस एसिड दिख गया, अस्त वाला क्या होगा? वीक एसिड। इक वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन ये ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग इक वाला ये, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड क्या है? वीक एसिड। तो ये सब वीक एसिड अपने को पता होना चाहिए। अगर कोई बोले HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, तो ये भी कैसा है? वीक एसिड। कोई अगर बोलता है HOC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका ऐसे लिख सकते हैं HOCN, ये भी कैसा एसिड है? वीक एसिड।
समझे? तो अपने को ये सब बीक एसिड का आइडिया होना चाहिए। बीक एसिड है, ये 100% नहीं टूटेगा। अगर 2 मोल मान लो पानी में मिलाया तो हो सकता है आधा मोल टूट जाए, 1 मोल टूट जाए, लेकिन पूरा का पूरा नहीं टूटेगा। अब अगर बीक बेस की बात करें तो देखो, एक्वस अमोनिया NH3 एक्वस, अगर कहीं एक्वस अमोनिया लिखा है तो जस्ट इसी को हम लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझे? एक्वस अमोनिया लिखो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखो, एक ही बात है। और एक्वस अमोनिया को जनरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लेने से क्वेश्चन अच्छा दिखेगा, इजीली हम लोग कर पाएंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कोई भी अमोनिया, मान लो RnH2, ये क्या है? बिग बिग बेस। अगर ऐसे हम बनाते हैं एनिलीन NH2, यहाँ पर भी ये क्या है? बिग बेस है। कोई भी ऑर्गेनिक बेस बिग बेस के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पिरिडीन बनाते हैं तो ये भी क्या है? बिग बेस। इसके पास एक लोन पेयर है। तो ये सब क्या है? बिग बेस। ऐसे ही अगर हम बनाते हैं NH, ये R1 R2 मान लो, तो ये भी क्या है? ये भी बिग बेस है। तो बिग बेस अपने को पता होना चाहिए। जनरली अमोनिया और ये दिख रहा है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एनिलीन, पिरिडीन, यही सब मिलने वाला है बिग बेस में, पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये सब क्या है? बिग बेस। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देख ही लिया था, 2-3 एग्जांपल, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सॉरी जो वीक एसिड और वीक बेस है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे। जितना मोल पानी में डिजोल्व करेंगे उतना मोल पूरा का पूरा पानी में टूटेगा नहीं, थोड़ा कम ही टूटेगा। समझे? जैसे मान लो हमने पानी में 10 मोल मिलाया और टूटा कितना? 1 मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? कितना टूट गया? 1 मोल डिवाइडेड बाय कितना लिए थे? 10 मोल। तो अल्फा कितना आया? 0.1। परसेंटेज में बोलना हो तो 10% बोल सकते हैं। समझे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही आने वाला है। तो ये रहा बेसिक चीज। अब हम देखते हैं आर्हेनियस थियरी ऑफ डिसोसिएशन। तो अपने को मेनली फोकस करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो ये टूटते कैसे हैं इसके बारे में आर्हेनियस ने बताया था। तो सबसे पहले लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। आर्हेनियस आर्हेनियस थियरी ऑफ डिसोसिएशन। जो लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इजी है। आर्हेनियस थियरी ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है ए बी टाइप का। ए बी टाइप का सबसे अच्छा, मैं क्या करता हूँ, बीक एसिड ही ले लेता हूँ। समझे? ए बी से अच्छा है कोई बीक एसिड ही ले लो। CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बीक एसिड किस में टूटेगा? अगर इसको पानी में मिलाएंगे तो अपने को पता है बीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। बीक एसिड मतलब बीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पानी में पूरा तो नहीं टूटने वाला है, थोड़ा बहुत टूटेगा। और कहाँ से टूटेगा? एसीटेट आयन, एसिडिक हाइड्रोजन, ये टूटेगा, ये वाला। तो लिख सकते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, O- एक्वस, और H+ एक्वस। और ध्यान देना ये पानी के अंदर H+ एक्वस स्टेबल नहीं होता है। H+ को पानी चारों ओर से घेर लेता है। अगर एक पानी ने इसको सराउंड किया तो क्या लिखेंगे? एक पानी के साथ ऐड कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं? H3O+। अगर दो पानी ने इसको घेर लिया है, दो पानी ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा ये? H5O2 प्लस। अगर 3 पानी ने इसको सराउंड कर लिया है, मतलब 3 पानी इसके साथ अटैच हो गए हैं,
तो इसको लिख सकते हैं H7O3+। समझे? तो H+ नहीं एग्जिस्ट करता है पानी के अंदर, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O+ में, या इसमें कन्वर्ट होगा या इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अगर इस इक्विलिब्रियम को लिखना है तो यहाँ पे H+ ही लिख देते हैं, क्योंकि H3O+ लिखने में थोड़ा बार बार दिक्कत होता है। इससे अच्छा H+ ही लिख लो समझने के लिए, लेकिन वो है क्या, H3O+ ही है। तो यहाँ देखो, एसिटिक एसिड इसमें टूट गया एसिटेट आयन और H+ आयन में। अब अगर इसका स्टार्टिंग में ऐसे इमेजिन करो कि हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर क्या लिया, पानी, और इस 1 लीटर पानी में एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड का 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कुछ मोल मिलाए होंगे। तो मान लेते हैं ए मोल मिला दिए, स्मॉल ए मोल मिला रहे हो एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, जो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसका सिंबल ऐसे है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, स्क्वायर ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन बोलना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल कितना है, ए मोल, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अगर यहाँ पे मोल लेंगे तो वॉल्यूम लीटर में, अगर मोल हम यहाँ पे, ए वॉल्यूम किस में हो जाएगा, लीटर में। अब देखो, अगर मिली मोल लेते हैं, मिली मोल, तो वॉल्यूम किस में हो जाएगा, ml में। अगर हम ऊपर मोल ले लिए और नीचे वॉल्यूम किस में दिया है, वॉल्यूम दिया है ml में, तो इस ml वाले वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वही जाके ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है। समझे? तो ये बेसिक बातें हैं, जो बेसिक चीजें, मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक चीजें हैं, वो आनी चाहिए। तो एसिटिक एसिड हमने 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया, क्योंकि जितना मोल मिलाएंगे उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। पूरे चैप्टर में हम 1 लीटर पानी ही लेंगे, ताकि जितना मोल मिलाएं डायरेक्ट वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए। तो एसिटिक एसिड का स्टार्टिंग में P=0 पे अगर देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए। अभी उस समय एसिटेट आयन टूटा, एसिटिक एसिड टूटा नहीं था, तो एसिटेट आयन कितना बना होगा, 0। और H+ कितना बना होगा इस रिएक्शन के थ्रू, 0। तो कुछ समय वेट करेंगे और इक्विलिब्रियम आने देंगे। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, A-x, ए में से x टूट गया, ए कितना बनेगा, x, और ये कितना बनेगा, x। समझे? और अभी हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होता है, कितना टूट गया डिवाइडेड बाई कितना लिए थे। अब देखो, कितना टूट गया वो मोल ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं, या कितना प्रेशर डिक्रीज हो गया डिवाइडेड बाई इनिशियल प्रेशर ले सकते हैं, या कितना वॉल्यूम घट गया डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम ले सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन कर गया, एक्स, एसिटिक एसिड का एक्स कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, रिएक्शन कर गया, डिवाइडेड बाई कितना लिए थे, ए। तो एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा। और एक केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल से समझाया जाता है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बता रहा हूँ, वरना जो पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत ही इजी है सब चीजें। एक्स इजकल टू ए अल्फा। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए माइनस ए अल्फा, यहाँ पे ए अल्फा और यहाँ पे ए अल्फा। समझे? इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में ऐसे लिख सकते थे। अब देखो, अब केमिकल इक्विलिब्रियम जिन लोग को आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे सुन ले कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। समझे? और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा तो उसके लिए आता है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम। अब इसी को अगर एसिड है तो
के ए लिखते हैं। अगर बेस होगा तो के बी लिखते हैं। अगर मान लो आगे चल के हम लोग देखेंगे सॉल्ट होगा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो के एच लिखेंगे। समझे? फिर आगे चल के देखेंगे सोलिबिलिटी की बात करेंगे तो उसी को लिखेंगे के एस पी। समझे? तो ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही अलग अलग फॉर्म है। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है? तो प्रोडक्ट में जो भी स्पेसीज है, प्रोडक्ट में जो भी बना है, प्रोडक्ट में क्या क्या बना है यहाँ पे, एसीटेट आयन बना और H प्लस आयन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और उस पे पावर क्या लगाते हैं, इसका स्टाइकोमेट्री। लेकिन यहाँ पे तो स्टाइकोमेट्री क्या है, 1 1। इसका भी स्टाइकोमेट्री क्या है, 1। इसका भी स्टाइकोमेट्री 1। तो प्रोडक्ट में जो भी बना उसका रेज टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्री डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में जो भी है स्पेसिस, उसका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्री। और इसमें याद रखना कि अगर कहीं सॉलिड आ गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मानना है, 1। अगर कहीं प्योर सॉल्वेंट आ गया उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मानना है, 1। अगर कोई स्पेसिस बहुत एक्सेस में है, बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या सिंपली रख देना है, 1। ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम में समझाया जाता है। तो यहाँ पे चलो लिखते हैं कि ये कैसे लिखेंगे। प्रोडक्ट में क्या था, प्रोडक्ट में था एसिटिक एसिड, सॉरी एसीटेट आयन। प्रोडक्ट में था एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू, और इससे पावर क्या लगाएंगे, 1 इनटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, पावर में क्या आ जाएगा, स्टाइकोमेट्री जो था इसका 1 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या था, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, के ए इज इक्वल टू, अब सिंपली कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू रख दो। तो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सी अल्फा, ए मानेंगे, ए अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन को ए मान लिया तो ए अल्फा हो गया, इनटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए अल्फा, डिवाइडेड बाई एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो एसीटेट आयन है ए माइनस ए अल्फा। यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ए माइनस 1 अल्फा। ए से ए कट जाएगा तो ए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब देखो कई बार आगे चल के हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट इसका ए मोल मिलाया, कई बार हम सी मोल मिलाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो सिंबल होता है सी, डायरेक्ट हमें क्या बता देगा, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ए मोल मिलाया तो ए क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम ए जो है, ए को कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं तो कई बार सी, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। तो सी मोल मिलाया, 1 मोल 1 लीटर पानी में। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो ए अपना निकल के आया, ए इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। चलो ए को सी ही ले लेते हैं, ए बराबर सी, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन। समझे? तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो ए मोल मिलाया था ना एसिटिक एसिड का, सी मोल मिला दो तो पूरा डेरिवेशन करने पे क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी में इसलिए लिख दिया क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल होगा, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, समझ अच्छा आएगा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ और 1 को अल्फा से कंपेयर करूँ और बोलूँ यहाँ यहीं से अप्रोक्सीमेशन शुरू होता है। समझे? अगर मैं बोलूँ इफ अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा अगर लेस देन 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, देन 1 माइनस अल्फा नियरली 1 होगा। अब बात आता है हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा 1 से कब कम मानना है, कब इसको इग्नोर करना है। तो देखो अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन
0.1 हो गया, समझे। अल्फा का वैल्यू 0.1 से कम है, या फिर बोल दो 10% से कम हुआ, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 0.1 या 10% से कम, तो हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन अगर एकदम स्टैंडर्ड बात करोगे, तो अल्फा का वैल्यू अगर लेस देन 0.05 हुआ या फिर 5%, तो इग्नोर करते हैं। बुक में देखोगे तो बोलेगा अल्फा का वैल्यू अगर 0.05 से कम हुआ या 5% से कम हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा को इग्नोर कर दो 1 के रेस्पेक्ट में, समझे। लेकिन अगर हम 0.1 या 10% भी लेते हैं तो काम चल जाएगा, जो मर्जी यूज कर लो, दोनों सही है। मतलब 10% कम है, तब तक तो इग्नोर कर सकते हैं अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया, फिर इग्नोर नहीं कर पाएंगे और यहाँ से क्वाड्रेटिक रह जाएगा। तो फिलहाल अभी इग्नोर करके समझ लेते हैं क्या बनने वाला है। तो अल्फा का वैल्यू मान लो बहुत नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू 1, तो क्या आएगा यहाँ से, के ए टी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो अल्फा इजकल टू आएगा अंडर रूट के ए बाई सी। और ये ऐसा फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में जहां तहां आता रहेगा, समझे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जो लोग जेई मेंस और नीट के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए तो सिर्फ यही अल्फा काम चला देगा, पूरे क्वेश्चन को इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी चैप्टर में क्वेश्चन दिया हो, अल्फा यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अल्फा अगर बेस होता, तो उसके लिए अल्फा कैसे निकलता, उसके लिए बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय उसका कॉन्सेंट्रेशन। अगर कहीं हाइड्रोलिसिस होगा, तो अल्फा को ही लिखते हैं सॉल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना बोल के क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सिंबल क्या यूज करेंगे, एच, और उसको लिखते हैं के एच बाई सी, समझे। तो ये सब आगे आने वाला है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के बता दिया कि इस अल्फा को हमेशा के लिए याद रख लो कि अंडर रूट के ए बाई सी या के इक्विलिब्रियम बाई सी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे अल्फा का वैल्यू अगर 0.1 से कम आ गया तो अपना अप्रोक्सीमेशन सही है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकालेंगे जो ऊपर क्वाड्रेटिक बना है। चलो, तो अपना यहाँ से अल्फा आ गया, और ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बढ़ाया जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है। तो इसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर भी होंगे, उनको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर क्या है, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। जैसे सबको पता है जनरली कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट में जो पोलर कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है बहुत इजीली घुल जाते हैं। जैसे नमक ले लो, नमक किस में, पानी में घुल जाएगा। लेकिन वही नमक जो है आयनिक कंपाउंड NaCl, ऑयल में, ऑयल में इसको मिलाओ, तो ऑयल में मिलाएंगे तो ऑयल में नहीं घुलेगा। ऑयल कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड या सॉल्वेंट बोल दो। ऑयल जो है ये क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर क्या है, पोलर। तो पोलर में तो घुल जाएगा, सॉल्युबल है, लेकिन नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, समझे। तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आयनिक कंपाउंड के लिए अपने को मेनली क्या पढ़ना है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है, मतलब वो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयंस में टूटेंगे। तो हम पानी ही सॉल्वेंट लेके बात करेंगे, समझे, ऑयल की बात नहीं करेंगे। अपना सॉल्वेंट क्या है, पानी।
तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? जिस सॉल्वेंट के लिए जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वहां पे उतने ज्यादा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से उतना ज्यादा घुलेगा और उतना ज्यादा अल्फा आएगा। समझे? ज्यादा घुलेगा, घुलेगा तो सब, जैसे यहाँ समझो, एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड है। यहाँ पे देखो डेल और यहाँ पे डेल पॉजिटिव, दो अलग अलग चार्ज है, सेपरेटेड है। पानी में मिलाने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ था इसमें, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस एक्वस, और यहाँ पे H प्लस एक्वस। तो हुआ क्या था? पानी भी क्या है? पानी भी तो पोलर है। पोलर होने की वजह से पानी का जो निगेटिव वाला पोल था इधर की ओर था। ये देखो पानी का जो निगेटिव पोल है और जो पॉजिटिव वाला पोल है अपोजिट डायरेक्शन में। समझे? तो पानी इसके इसके सेपरेशन को बहुत इजी बना रहा है। ओ और एच के बीच सेपरेशन जो हो रहा है, टूट रहा है, उसको इजी इजी कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी खुद ही पोलर है, ये भी पोलर है, तो इनके बीच डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा है, तो बहुत ही इजीली इसको सेपरेट करा देगा ओ और एच को। तो ज्यादा टूटेगा ये ओ एच, ज्यादा टूटेगा। ज्यादा टूटेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? कितना टूट गया डिवाइडेड बाई कितना लिए थे। तो ज्यादा टूटेगा मतलब अल्फा क्या आएगा? ज्यादा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा आता है। जितना ज्यादा पोलर होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उतना ही ज्यादा आएगा। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर नहीं समझ आता है क्या होता है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे मान लो कुलॉम्स कुलॉम्स लॉ, मतलब कुलॉम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में, वहां पे बताया जाएगा एफ इजकल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एक दो चार्ज यहाँ पे है, एक है Q1, दूसरा है Q2। दोनों चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कब लगता है? वैक्यूम में। बीच में कुछ है नहीं, ये क्या कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में। लेकिन अगर इसी चार्ज को हम पानी के अंदर रख दिए, ये है Q1, ये है Q2, तो पानी के अंदर रखेंगे तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और कितने टाइम्स घट गया, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझे? तो जितना ज्यादा पोलर यहाँ पे सोलवेंट होगा, सोलवेंट क्या है? मान लो पानी है, जितना ज्यादा पोलर होगा उतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? घट जाएगा। और कितने टाइम्स घट गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितने गुना घट गया, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ गए? तो पानी के लिए देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियरली 80 आता है, कई बुक में 79 लिखा रहेगा, तो ये नियरली 80 आता है, 80। समझे? सबसे अच्छा है, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसको पानी में मिला दो, पानी में मिलाओगे तो जितना तोड़ सकता है उतना तोड़ देगा, मतलब पानी बहुत ही इजीली उसको ब्रेक कर देगा। ये अपना हो गया टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अब दूसरा है, सोल्यूट पे भी तो डिपेंड करेगा ना, तो दूसरा फैक्टर क्या लिख सकते हैं? नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट पे कैसे, तो अभी हम लोग सीखे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा कितना हो जाएगा? 1। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 0 से ज्यादा और लेस देन 1 होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो अल्फा 0 होगा, कोई भी पार्टिकल उसमें टूटेगा नहीं।
समझे? तो ये हो गया अपना सोल्यूट पे कैसे डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर देखते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो अगर अपना जो डिजोल्यूशन है, डिजोल्यूशन वाला प्रोसेस जो है, अगर एंडोथर्मिक हुआ, फॉर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन, एंडोथर्मिक है तो उसको हीट चाहिए ही। डिजोल्यूशन भी एंडोथर्मिक अगर हो जाएगा तो उसको हीट दोगे तो और अच्छा है ना, ज्यादा डिजोल्यूशन होगा। जैसे एसिटिक एसिड है, एक इसमें टूट रहा है, CH3 सी डबल बॉन्ड O माइनस और H+। ये पानी हर जगह एक्वस 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 मीडियम हर जगह लिखा रहेगा। नहीं भी लिखता हूँ तो अंडरस्टूड है, हर जगह एक्वस मीडियम रहेगा। तो देखो, अगर एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन है, यहाँ पे देखो बॉन्ड ब्रेक करना है, तो डिजोल्यूशन क्या होगा, एंडोथर्मिक। सॉलिड और लिक्विड का डिजोल्यूशन जनरली क्या होता है, एंडोथर्मिक ही होता है। लेकिन गैस का डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो जाता है। समझे? तो अपने को इस चैप्टर में सॉलिड और लिक्विड ही तो पढ़ना है, गैस तो इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे अगर लिक्विड है तो इसका डिजोल्यूशन जनरली क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो अगर एंडोथर्मिक हो गया डिजोल्यूशन, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, और इजीली ब्रेक होगा, और ज्यादा टूटेगा। इसके मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए? अब नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, वॉल्यूम। जैसे सॉल्वेंट के वॉल्यूम पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। समझे? तो वॉल्यूम, इससे पहले देख लेते हैं एक कॉमन आयन इफेक्ट, फिर वॉल्यूम पे आते हैं। तो फोर्थ वाला लिख लेते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। एक कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले बच्चों को तो ये बहुत ही इजीली पता होगा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो समझ ले यहाँ पे। CH3COOH, एसिटिक एसिड का इक्वस सॉल्यूशन मान लो इक्विलिब्रियम में है। समझे? अब अगर किसी ने किसी भी तरह इसमें जो आयन दिख रहा है, एसीटेट आयन या H+ आयन, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए। पॉइंट याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ा दिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, किसी भी तरह इंक्रीज हो गया, तो लीचेटलियर प्रिंसिपल याद करो। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन को घटाने के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन में। मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में चला जाएगा जिधर जिस डायरेक्शन में जाने से H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, घटे। हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझे? तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है, ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी कॉमन आयन, डिग्री ऑफ सप्रेशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो सप्रेस हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। समझ गए? जिसको लिखना है लिख सकता है कि ड्यू टू, वो क्या लिखेगा, सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन concentration of common ion is called common ion effect। तो देखो,
अब H प्लस एसीटेट आयन कंबाइन होके एसिटिक एसिड बना रहे हैं। इसका मतलब शुरू में जो दो चार पार्टिकल टूटे थे, अब वापस वो भी बन गए, रिकम्बाइन हो गए। तो अल्फा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया कि नहीं? अल्फा क्या हो गया है? डिक्रीज। तो ध्यान देना, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, तभी जाके रिएक्शन बैकवर्ड आएगा और सप्रेशन होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब क्या ऐसा कोई कर सकता है कि अ, थोड़ा सा H प्लस लिया और 10 लीटर पानी में थोड़ा सा एसिड घोल दिया और इस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में लाके मिला दिया, तो बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट मिला दिया, पता चला कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ही घट गया। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगा, समझे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो लीचेट लियर प्रिंसिपल याद करो, रिएक्शन आएगा और अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बढ़ेगा। और वही है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो लिखते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, समझे? तो नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। अब इसको कैसे समझें? तो इसके लिए आता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, सेम इसको उसी एग्जांपल से जैसे आर्रेनियस डिसोसिएशन लॉ देखे थे, सेम वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे मान लो कोई बेक एसिड है, एसिटिक एसिड ही ले लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है, H प्लस एक्वस। T इजकल टू जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? C, मान लो इसमें C ले लिया, 1 लीटर पानी में C मोल मिलाया है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? C, A है जीरो, A है जीरो। T इजकल टू T इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं? C अल्फा, C अल्फा। बीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, याद करो। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। इसको कट पिट करेंगे, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और फिर यहाँ पे इग्नोर करेंगे किसको? इफ अल्फा इज लेस देन 1, बता चुका हूँ अल्फा क्या होना चाहिए? 0.1 से अगर कम है तो इग्नोर कर सकते हैं, समझे? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देन लिख सकते हैं के ए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, अल्फा इजकल टू अंडर रूट के बाई सी। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? के ए, कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं? मोल बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया। अब देखो, अगर अपने को किसी कंटेनर में पानी दिया है, जैसे मान लो ये H2O है, H2O कितना है? 20 लीटर, 20 लीटर, और इसमें कितना मोल मिला दिए? कोई मोल मिला दिया, 2 मोल, 3 मोल, मान लो 2 मोल एसिटिक एसिड मिला दिए, 2 मोल एसिटिक एसिड। तो 2 मोल मिलाने से मोल फिक्स है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है, टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो अल्फा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट भी आया, समझे? अल्फा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है, हेडिंग लिखा है कि नहीं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। हाँ, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जिसको डिफाइन करना है कैसे लिख सकता है कि डिग फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ध्यान देना ये किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसे लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना,
जो भी अपने पास सॉल्यूशन दिया है उसमें पानी मिलाए जा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन करना। डाइल्यूशन किए जा रहे हो, जैसे मान लो पानी दिया है, 2 मोल एसिटिक एसिड मिला दिए, अब सॉल्यूशन बना दिए। अब इस सॉल्यूशन में आए 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी पे पानी मिलाए जा रहे हो, मतलब डाइल्यूशन करते जा रहे हो। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। और सोच के बताओ मैक्सिमम कितना हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो मैक्सिमम हो सकता है 1। मैक्सिमम 1 ही तो हो सकता है। जितने एसिटिक एसिड लिए थे सारे के सारे टूट गए, इसके मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला दिए, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा कितना हो गया, 1। तो क्या लिख सकते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 1। इसका मतलब है, मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्टार्ट बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे, जो कुछ टूट रहे थे, थोड़ा बहुत टूट रहे थे, अब वो 100% टूटने लगेंगे, पूरा का पूरा टूट जाएंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करने लगा। और इस केस में देखेंगे तो और फर्दर डाइल्यूशन करेंगे ऑन फर्दर डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। क्लास 12th का ये टॉपिक है, समझे। जब वहां पे कंडक्टिविटी से रिलेटेड टर्म पढ़ोगे तो वहां समझोगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो देखेंगे बहुत ज्यादा डाइल्यूशन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद अगर फर्दर हम पानी मिलाते भी हैं तो मोलर कंडक्टिविटी चेंज होने वाला नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फिक्स हो जाता है, वही रहेगा फर्दर डाइल्यूशन पे। अब आयंस ही नहीं बनेंगे, जितना टूटना था सब आयंस में टूट गया। तो जब आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, और आयंस बहुत ज्यादा दूरी पे भी है, डिस्टेंस पे भी है, समझे, तो फर्दर डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी में चेंज नहीं आता है। तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वीक एसिड, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एसिड बेस थियरी जो है वो कौन कौन से हैं। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।